हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ इंक्लूडिंग ओल्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि पुराने क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आ चुके हैं। ये जो वीडियो है मेनली आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए है, जो कि पार्ट 8 है। बाकी पार्ट्स आपको हमारी प्लेलिस्ट पर मिलेंगे, उन्हें देखना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर फ्रेंड्स। इसका जो सही आंसर है वो है सेकेंड, घटपर्णी पिचर प्लांट। यदि हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो घटपर्णी द्विदलीय वर्ग नेपेंथेसी कुल का कीट भक्षी पौधा है, जो श्रीलंका और असम का देशज है। मुख्यतः ये पौधे शाख होते हैं और दलदली या अधिक नम जगहों पर ही उगते हैं। तो ये एक प्रकार का कीट भक्षी पौधा होता है। यदि इसके आसपास कोई कीट जाता है तो ये अपनी ओर आकर्षित करके उसे भोजन बना लेते हैं। नेक्स्ट है, पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो पेशी थकान के लिए उत्तरदायी जो होता है फ्रेंड्स, लैक्टिक अम्ल होता है। जब भी आप देखो, कभी भी आप सीढ़ियाँ या पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे हो तो आपके पैरों पे थकान होने लगती है। इसका यही कारण है कि वहाँ पर लैक्टिक अम्ल का जमाव होना शुरू हो जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के संचय हो जाने के कारण शरीर में थकान का अनुभव होता है। यदि हम लैक्टिक अम्ल की बात करें तो यह एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जिसका अणु सूत्र होता है फ्रेंड्स C3H6O3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे बड़ा पुष्प है? यानी कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प यानी कि फूल कौन सा है फ्रेंड्स? इसका सही आंसर है थर्ड, रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया सबसे बड़ा फूल है विश्व का। ये जो पुष्प है मुख्यतः मलेशिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा द्वीप के वर्षा वनों में पाया जाता है। यह पुष्प 1 मीटर तक के व्यास तक बढ़ सकता है, यानी इसका जो व्यास होता है 1 मीटर तक होता है और इसका वजन 11 से 15 किलोमीटर तक होता है। नेक्स्ट है, मधुमक्खी की औसतन गति सामान्यतः क्या होती है? तो मधुमक्खी की जो औसतन गति होती है फ्रेंड्स, होती 16 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा पे ये 16 किलोमीटर तक तय कर सकती हैं। मधुमक्खी जो होता है वो कीट वर्ग का प्राणी है। इसके द्वारा ही शहद का निर्माण किया जाता है। यह बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए उपयोगी है तथा इससे हमें शहद और मोम प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा सकता? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है फोर्थ यानी सुअर। सुअर जो होता है वो रेशे वाले जो होते हैं पदार्थ उन्हें नहीं पचा पाता। सुअर जो होता है फ्रेंड्स एक प्रकार का सर्वाहारी जंतु है जो रेशों को नहीं पचा पाता। यदि हम इसकी बात करें तो ये किस कुल का जीव है? ऑर्डियोडैक्टिला गण का ये सुइडी कुल के जीव हैं, जिनमें संसार के सभी जंगली और पालतू सुअर सम्मिलित हैं। इसी कुल के जितने भी विश्व में जितने भी जंगली और पालतू सुअर हैं वो सभी इसी कुल के हैं। नेक्स्ट है, जोन साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? तो जो जोन साल्क हैं फ्रेंड्स वो पोलियो के टीके की खोज के लिए जाने जाते हैं। पोलियो जो जोनस साल्क थे 28 अक्टूबर से 1914 से 23 जून 1995 तक ये रहे। यह एक अमेरिकी चिकित्सा शोधकर्ता और विषाणु शास्त्री थे, जिन्हें पोलियो के पहले सुरक्षित और प्रभावी टीके के विकास के लिए जाना जाता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो जोन साल्क ने की थी। नेक्स्ट है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज की थी, जीवाणु बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। हम बात करें एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिनका पूरा नाम है, को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। बैक्टीरिया, यदि हम जीवाणु या बैक्टीरिया शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें
तो अहरेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने 1838 में किया था, और लुईस पाश्चर और कोच नाम के साइंटिस्ट ने हमें बताया कि जीवाणुओं से रोग भी फैलते हैं। और जीवाणु के अध्ययन को हम जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। तो आपको यहाँ पर 4 पॉइंट्स भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस बदल के भी पूछे जा सकते हैं। तो जो लीवेनहॉक थे उन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। जीवाणु बोले या बैक्टीरिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अहरेनबर्ग ने किया था, और लुईस पाश्चर कोच ने हमें बताया कि जीवाणु से रोग फैलता है, और जीवाणु के अध्ययन को हम जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स प्लाज्मिड का। एक जीवाणु की सभी सामान्य गतिविधियों का नियंत्रण इसके एकल गुणसूत्र और जीन के छोटे छोटे छल्लों पर निर्भर करता है, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। आप यहाँ पर पिक में भी देख सकते हैं, इमेजेस में भी देख सकते हैं। जो प्लाज्मिड जीवाणु को एक नया पदार्थ बनाने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है, गेहूं पर पाए जाने वाले 2 प्रमुख कवक रोग निम्न में से क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इनमें से 2 प्रमुख रोग कौन से हैं जो गेहूं पर कवकों के माध्यम से होते हैं? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स काला कीट और स्मट। 2 रोग हैं जो कवकों के माध्यम से गेहूं पर फैलते हैं। गेहूं के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। गेहूं का काला कीट जो रोग है पक्सिनिया ग्रेमिनिस द्वारा होता है, और गेहूं का स्लट स्मट रोग जो होता है अस्टलैगोनुडाटिसाई द्वारा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पीलिया के दुष्प्रभावित होता है? यानी पीलिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स यकृत यानी कि लिवर। यदि हम लिवर की बात करें तो लिवर शरीर का एक अंग है जो केवल कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। इसका कार्य विभिन्न प्रोटीन को संश्लेषित करना और पाचन के लिए आवश्यक जैव रासायनिक बनाना है। इस रोग से त्वचा व नेत्र जो होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, और उपचार के अभाव में रोगी की मृत्यु तक हो जाती है, क्योंकि पीलिया एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। नेक्स्ट है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश निम्न में से किससे गुजरता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन निम्न में से किसमें होता है? हीरे से कांच में होता है। हीरे का जो अपवर्तनांक कांच से अधिक होने के कारण हीरे से कांच में प्रकाश के जाने पर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। तो आपको याद रखना है कि जब प्रकाश होता है हीरे से कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, त्रिविमी चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स होलोग्राफी। यदि हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो होलोग्राफी ध्वनि, प्रकाश या किसी तरंग के साथ कार्य कर सकती है। होलोग्राफी का जो प्रयोग है अभिलेखों को संचित करने तथा माइक्रोफिल्म में किया जाता है। इसका प्रयोग करके वास्तविक त्रियामी चलचित्र भी तैयार किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, दूरदर्शन के जो संकेत हैं एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते, इसका कारण निम्न में से क्या है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है फोर्थ, पृथ्वी की सतह वक्राकार है। यदि हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन के जो संकेत है एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते। सिग्नल्स पृथ्वी की सतह से न टकराकर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो एक कटा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। हीरे का जो अपवर्तनांक है वो 2.42 होता है, जिसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है 2.42 के समान है। हीरे की तराशी भी कुछ इस प्रकार से की जाती है कि यदि प्रकाश की किरण इसके अंदर एक बार चली जाए तो बाहर निकलने से पहले इनका कई बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो, और इस तरह से हीरा बहुत ही जगमगाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है फ्रेंड्स धूल के कण।
धूल के कण सूर्य का जो प्रकाश होता है विभिन्न 7 रंगों का मिश्रण होता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाले हवा के कण तथा धूल या अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों से इसका प्रकीर्णन हो जाता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि वायुमंडल में जो प्रकाश का विसरण होता है वो धूल के कणों के कारण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो उच्चतम ऊर्जा होती है फ्रेंड्स नीले प्रकाश में। और याद रखिएगा सबसे कम ऊर्जा होती है फ्रेंड्स लाल प्रकाश में। यदि किसी तरंग की ऊर्जा उसके तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है और लाल रंग के प्रकाश में न्यूनतम ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है काला। बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है सबसे कम होता है, जबकि लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है फ्रेंड्स सबसे अधिक होता है। हवा के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप हमें आकाश नीला दिखाई देता है और अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष पर वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने के लिए निम्न में से किस दर्पण को काम में लेते हैं? तो दाढ़ी बनाने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। अवतल दर्पण गोलाकार दर्पण है जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश की होती है तथा अंदर का जो तल होता है परावर्तक होता है। अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब दर्पण के सामने बड़ा बनता है। नेक्स्ट है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? तो दोपहर के 12 बजे में जो इंद्रधनुष दिखाई देगा वो हम नहीं देख सकते। दोपहर के 12 बजे सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है और प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वर्षा की बूंदों में नहीं हो पाता, जिसके कारण हमें इंद्रधनुष नहीं दिखाई पड़ेगा। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में ही बनता है। नेक्स्ट है, जल में वायु का बुलबुला निम्न में से किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो जल में वायु का जो बुलबुला है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा और पानी का जो अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है इसीलिए जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति बदल जाती है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से हमेशा पानी यानी वाटर का निर्माण होता है। हाइड्रोजन बिना हवा की उपस्थिति में नहीं जल सकती। जब हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो वो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके जल का निर्माण करेगी। नेक्स्ट है, पानी का सूक्ष्मतम रूप क्या है? तो पानी का जो सूक्ष्मतम रूप है फ्रेंड्स वो है वर्षा का पानी, यानी वर्षा का पानी सबसे शुद्ध माना जाता है। जो वर्षा का पानी शुद्ध रूप है ये इसका पीएच मान होता है 7। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी में अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ घुले होते हैं जिससे पानी अशुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट है, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है? तो जो फिटकरी होती है वो स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा पानी को साफ या स्वच्छ करती है। फिटकरी जो होती है गंदे पानी में मिलाने पर जल शोधन क्रमशः स्कंदन, ऊर्णन या अवसादन के द्वारा होता है। परिणाम स्वरूप पानी हमें स्वच्छ जल प्राप्त होता है। जो इसका रासायनिक सूत्र होता है फ्रेंड्स KAlSO4 12H2O फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है, कौन सी गैस आदर्श गैस मानी जाती है? तो फ्रेंड जो आदर्श गैस मानी जाती है उसका नाम है हीलियम। हीलियम का यूज गुब्बारों में भी किया जाता है। हीलियम गैस आवर्त सारणी के 18 में से प्रथम तत्व है। इस समूह की गैसें उत्कृष्ट धातुओं जैसे प्लेटिनम, गोल्ड के समान मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। इनमें रासायनिक क्रियाशीलता का भी अभाव होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो 78 to 89 के लगभग होती 79 के लगभग होती है। आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं और आप बाकी गैसेस का भी परसेंटेज अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं।
तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है लगभग 78% तक पाई जाती है। यहाँ पर आप लिखा है, यहाँ पर 78% तक पाई जाती है। ऑक्सीजन का दूसरा स्थान है जो वायुमंडल पर 20.95% पाई जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 0.03% पाया जाता है। नेक्स्ट है, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उनमें उपयोग की जाने वाली गैस निम्न में से कौन है। यानी कि जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र के गहराइयों पे जाते हैं, तो उनके सिलेंडरों में कौन सी गैस यूज की जाती है, तो की जाती है ऑक्सीजन और हीलियम। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्र में गोताखोरों के द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में विलय हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से हार्श गैस या लॉफ गैस कौन सी है, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सेकेंड, नाइट्रस ऑक्साइड। यदि हम नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो इसे सूंघने पर हमें हंसी आती है। इसे शल्य क्रिया के समय निश्चेतक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, वायुयान में टायरों में भरने में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वायुयान के जो टायर होते हैं उनमें हमेशा नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। वायुयान के टायरों का दाब व तापमान कम होता है, जिससे वायुमान के उतरते या रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या जल में आसानी से घुलनशील है, तो जल में आसानी से घुलनशील है फ्रेंड्स अमोनिया। अमोनिया जल में आसानी से घुल जाता है। वे गैस जिनमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु जल के अणु के साथ सरलता पूर्वक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, वह जल में अधिक घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है, और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, कीट बच्ची पौधे जिस मृदा में उगते हैं उनमें निम्न में से किसकी कमी रहती है, तो कीट बच्ची पौधे जो उगते हैं मृदा में हमेशा नाइट्रोजन, जिस मृदा में उगते हैं उनमें हमेशा नाइट्रोजन की कमी होती है। ये पौधे अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता कीटों को पकड़कर तथा उसका पाचन करके पूरा करते हैं। कीट बच्ची पौधों में कीटों के पाचन के लिए विशेष पोषण विधियां भी विकसित होती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में कि किस प्रकार से कीट बच्ची पौधे होते हैं। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने कईयों ने बहुत सही आंसर दिया, लेकिन कई लोगों ने नहीं दिया। तो जिन्हें भी आंसर नहीं पता था या उन्हें आंसर गलत आया, तो इसका सही आंसर है समुद्र की गहराई नापने में फेदोमीटर का यूज किया जाता है। और आप लोग एक पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं टॉप 30, तो आपको केवल एक क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। आपको यदि अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो आपको टॉप 30 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में देना है एज अ टेस्ट। और आज का प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। 4 ऑप्शन है, न्यूटन, रोमर, हॉकिंस या डॉक्टर भाभा। तो आज का प्रश्न आप सभी लोगों के सामने ये है और जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, और इसका आंसर आपको कल के पार्ट 9 में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, आप सभी लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, इसकी जो PDF है आप सभी को हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।